फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यान निवास पुष्प कक्ष। पढ़ते पढ़ते थकने के बाद यान यीशुंग ने आह भरी। मेरी नजर पहले जुंजी ऑर्किड के उस बर्तन पर थी। वह अपनी नौकरानी को पुष्प कक्ष में फूलों की प्रशंसा करने के लिए ले आई और चारों ओर घूमती रही, लेकिन अपने प्यारे ऑर्किड को नहीं देख सकी, जिससे उसने माली से पूछताछ की। झुकते हुए माली ने उत्तर दिया, मैडम की करीबी लेडी गानतांग ने जुंजी ऑर्किड का वह बर्तन ले लिया। यान यीशुंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे याद है, मेरी बड़ी भाभी को ऑर्किड भी पसंद नहीं है। तभी उसके साथ की नौकरानी लियुन बोली, यह हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाएं होंगी जो दोबारा आ रही हैं। वे वास्तव में पीछे नहीं हटती हैं। यह दूसरी बार है। पिछली बार जब आपको चुनजू पसंद आया था, क्योंकि हान की तीसरी युवती ने कहा था कि उसे यह पसंद है, तो आपकी बड़ी भाभी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे दे दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार हान की तीसरी या चौथी युवा महिला को जुंजी ऑर्किड का वह बर्तन पसंद आया था। स्वर में शिकायत का संकेत था। यह सुनकर यान यीशुन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन उसने फिर भी लियुन को डांटा, क्या मेरी बड़ी भाभी कोई है जिसके बारे में आप गपशप कर सकते हैं? इस बात का ध्यान रखें कि क्या कहना उचित है और क्या नहीं। लियुन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और हान बहनों के संबंध में यान यीशुन के चेहरे पर नाराजगी देखकर बहुत डरी नहीं और मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया, मिस चलो अन्य फूलों को देखें। यान यीशुन फूल कक्ष के चारों ओर घूमती रही और जब उसने देखा कि उसका पसंदीदा जुनजी ऑर्किड चला गया है, तो उसने फूलों की प्रशंसा करने में रुचि खो दी। जाने से पहले उसने कई बार इधर उधर देखा। वापस जाते समय वह यान वेंशियू के आंगन से गुजरी और अंदर से हंसी की आवाज सुनी। मिस, क्या आप अंदर जाकर हान और अन्य लोगों की तीसरी युवा महिला को देखना चाहेंगी? यान यीशुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं। हान परिवार खुद को अरल परिवार से होने पर गर्व करता था, और उसके परिवार की प्रारंभिक यात्रा के दौरान हान महिलाओं द्वारा कभी कभी दिखाई गई श्रेष्ठता की भावना ने उसे बहुत परेशान किया था। अपनी युवा मालकिन को उदास भाव से देखकर लियुन ने एक पल के लिए सोचा और सुझाव दिया, मिस, क्या मैं जाकर आपकी बड़ी भाभी को बता दूं कि आपने पहले जुंजी ऑर्किड का वह बर्तन आरक्षित कर लिया था? शायद तब वह इसे हान की तीसरी युवा महिला को नहीं देगी। यान यीशुंग ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठों पर व्यंग्य की एक झलक दिख रही थी। मैं एक उपपत्नी की बेटी हूँ। मेरी बड़ी भाभी मेरे लिए अपनी बहनों को कैसे नाराज कर सकती है? अगर उसने इसे पुनः प्राप्त भी कर लिया, तो इससे और अधिक परेशानी होगी। परेशान मत हो। लियुन चुप हो गया। उसी समय दोनों ने मैडम ली की वरिष्ठ नौकरानी टोन को देखा, जो लोगों के एक समूह को तेजी से चबे हुआ गेट की ओर ले जा रही थी। लियुन ने तुरंत एक नौकरानी को पकड़ लिया जो उसके करीब थी और पूछा, क्या हो रहा है? नौकरानी हंसी, सबसे बड़ी युवा मिस वापस आ गई है, उसकी गाड़ी अभी गेट पर आई है, और मैडम ने हमें उसका स्वागत करने के लिए भेजा है। यह सुनकर यान यीशुन की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, बड़ी बहन वापस आ गई है। उसके स्वर में अनायास ही उत्सुकता का संकेत था। चलो दादी के आंगन में इंतजार करेंगे। अपनी युवा मालकिन को मुस्कुराते हुए देखकर लियुन तुरंत हंसा, मिस, आपको अपनी बड़ी बहन की भी याद आती होगी, है ना? यान यीशुन रुका, विचार में खो गया। क्या उसे उसकी याद आती थी? उसकी अभिव्यक्ति दूर होती गई। वह बस इतना जानती थी कि जब उसकी बड़ी बहन घर पर थी, तो हान लड़कियां कभी भी यान लड़कियों पर हावी नहीं हो सकती थी। यान वेंशियू का याद। सबसे बड़ी बेटी की वापसी के बारे में दाव हुआ की खबर सुनकर हान शिनरान ने तुरंत अपने बेटे को गीली नस को सौंप दिया और उसके कपड़े बदलने के लिए आगे बढ़ी। तीसरी युवा हान महिला ने यह देखकर उत्सुकता से पूछा, दूसरी बहन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हान शिनरान मुस्कुराया, हमारी सबसे बड़ी बहन वापस आ गई है, तुम बाद में उससे मिलने के लिए मेरे साथ आओगे। चौथी युवा हान महिला की आंखें चमक उठी, वही जिसे सम्राट ने शेंगपिंग की काउंटेस की उपाधि दी थी। हान शिनरान ने सिर हिलाया, फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह वही है। तीसरी युवा हान महिला ने तेजी से पूछा, दूसरी बहन, मैंने अफवाहें सुनी हैं कि सम्राट ने शेंगपिंग की काउंटेस को फोर सीजन्स मैनर प्रदान किया है। क्या यह सच है? हान शिनरान ने पुष्टि की, यह सच है। तीसरी युवा हान महिला की आंखें तुरंत चमक उठी और वह हान शिनरान के करीब झुक गई। दूसरी बहन, मैंने सुना है कि फोर सीजन्स मैनर में गर्म झरने और झरना है। हमने अभी तक उन्हें आजमाया नहीं है, हो सकता है कि आप शेंगपिंग की काउंटेस से बात कर सके और उसे हमें आमंत्रित करने के लिए कहें।
हान शिनरान ने तीसरी युवा हान बहन के सिर पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, यदि आप गर्म झरनों का आनंद लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारी बड़ी बहन के साथ घुल मिल जाएं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं उसके लिए तय कर सकता हूँ। चौथी युवा हान बहन ने अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या आप उसकी बड़ी भाभी नहीं है? अगर बड़ी भाभी बोलती है तो क्या छोटी भाभी उसका पालन नहीं करेगी? हान शिनरान रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी। आमतौर पर यदि किसी अन्य परिवार की बड़ी भाभी बोलती है तो छोटी भाभी वास्तव में सुनती है, लेकिन उनके मामले में वह इतनी निश्चित नहीं थी। बस चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो जल्दी से दादी के आंगन में चलते हैं। इसके साथ ही उसने गीली नस को अपने बेटे के साथ चलने का संकेत दिया। जब हान शिनरान हान परिवार की दो युवतियों के साथ पहुंचे तो दादी के कमरे में हलचल थी, दूर से हंसी गूंज रही थी। जैसे ही हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाएं हान शिनरान के पीछे पीछे अंदर गईं, उनकी नजर तुरंत हरे रंग की पोशाक में बूढ़ी मैडम यान के बगल में बैठी जीवंत मुस्कुराती हुई लड़की पर पड़ी। उसकी त्वचा सफेद जेड की तरह नाजुक थी, उसकी आकृति सुंदर थी और उसकी मुस्कान आकर्षक थी और उसकी नजर मनोरम थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरे की सारी रोशनी उसी पर इकट्ठी हो गई हो। बड़ी बहन। जबकि हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाएं अभी भी आश्चर्य की स्थिति में थी, हान शिनरान पहले ही खुशी से दाव हुआ के पास आ गया था और उसका हाथ पकड़ लिया था और गर्मजोशी से उसका आदान प्रदान किया। ये मेरे चाचा की दो छोटी बहनें हैं। हान शिनरान ने दाव हुआ का परिचय हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाओं से कराते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह शिन रोंग है, जो हमारे परिवार में तीसरे स्थान पर है। यह शिन मेई है, जो चौथे स्थान पर है। वे दोनों आपसे थोड़ी छोटी हैं और उन्हें आपकी छोटी बहनें माना जा सकता है। हान शिनरान के शब्दों के बाद हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाएं तुरंत मुस्कुराईं और अभिवादन किया, यान बड़ी बहन। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का जवाब दिया, हान तीसरी युवा महिला, हान चौथी युवा महिला। दाओ हुआ का संबोधन सुनकर हान शिनरान के चेहरे पर कठोरता का एक क्षण आया, जबकि यान यीशुंग, यान यीहुआन और यान यल ने तुरंत एक परिचित मुस्कान साझा की। दाओ हुआ का ध्यान पहले ही नस की गोद में बैठे छोटे भतीजे पर चला गया था, जिसके पास वह मुस्कुराते हुए आई और उसका छोटा हाथ हिलाया। लिटिल मिंग युवान, क्या तुम्हें अपनी चाची याद है? अपनी बेटी के स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखकर मैडम ली ने हंसते हुए कहा, मिंग युवान अभी भी बहुत छोटा है। आप कुछ महीनों के लिए दूर हैं और वह निश्चित रूप से आपको याद नहीं करता है। उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ें ताकि वह आपसे परिचित हो जाए। दाओ हुआ ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपने छोटे भतीजे को अपनी बाहों में ले लिया और बुढ़िया के बगल में बैठ गई। कुछ ही देर में नन्हा खिलखिलाकर हंस पड़ा। बूढ़ी मैडम यान तुरंत हंसी, मिंगे युवान को उसकी बड़ी चाची पसंद है। फिर एक नौकरानी ताजी धुली हुई चेरी और स्ट्रॉबेरी लेकर आई। मैडम ली ने हान परिवार की तीसरी और चौथी युवा महिलाओं को खाने के लिए आमंत्रित किया। कमरे में सभी के सामने चेरी और स्ट्रॉबेरी की प्लेटें रखी देखकर हान परिवार की तीसरी युवा महिला हंसी और बोली, चेरी और स्ट्रॉबेरी दुर्लभ फल हैं। हाल ही में दादी ने उल्लेख किया कि वह चेरी चाहती थी और पिता ने लंबे समय तक खोजा लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। ऐसा लगता है कि दूसरी बहन भाग्यशाली है, वह जब चाहे उन्हें खा सकती है। यह सुनकर दाओहुआ अपने छोटे भतीजे के साथ खेलते हुए क्षण भर के लिए रुकी। उसने तुरंत हान परिवार की तीसरी युवा महिला पर नजर डाली, फिर तुरंत अपनी भाभी को यह कहते हुए सुना, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? चूंकि दादी उन्हें चाहती हैं, इसलिए मैं अपना दिया हुआ हिस्सा उन्हें वापस ले लूंगा। यान परिवार में शादी के बाद से हान परिवार को कभी भी खाने के लिए मौसमी फलों की कमी नहीं हुई, यहाँ तक कि वे भी जो कहीं और उपलब्ध नहीं थे। यह सुनकर मैडम ली ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, यह सिर्फ कुछ चेरी है। चूंकि बूढ़ी मैडम हान उन्हें चाहती हैं, जब दोनों युवा महिलाएं बाद में चली जाएंगी तो मैं भेजने के लिए एक हिस्सा तैयार करूंगी। पारिवारिक उपयोग के लिए इच्छित उपज भेजना यान परिवार के चेहरे पर तमाचा मारने के समान था, है ना? हान शिनरान तुरंत हंसा, धन्यवाद माँ। दाओ हुआ ने हान शिनरान की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। वह बता सकती थी कि उसकी माँ परेशान थी, उसकी भाभी इतनी खुश कैसे लग सकती है। दोपहर के भोजन के बाद दाओ हुआ अपने आंगन में लौट आई। गुयू और लिक्सिया मैडम ली के साथ पहले ही आ गए थे, उन्होंने पहले से ही आंगन को साफ सुथरा कर दिया था, सब कुछ ठीक उसी तरह से व्यवस्थित किया था जिस तरह से दाओ हुआ को पसंद था। दाओ हुआ संतुष्ट होकर इधर उधर टहलती रही और नहाने और तरोताजा होने के बाद उसने गुयू को फोन किया और पूछा, जब मैं बाहर थी तो क्या घर पर कुछ हुआ?
गुयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा परिवार अभी अभी बीजिंग आया है। रिश्तेदारों और दोस्तों को एक बार भोजन के लिए आमंत्रित करने और बूढ़ी औरत और मैडम को हमारे घर की महिलाओं को हान परिवार में ले जाने के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और पूछा, क्या मेरी भाभी ने मेरी माँ को परेशान किया? गुयू ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। लेकिन जब से बड़ी मैडम बीजिंग लौटी है, वह अक्सर हान परिवार में वापस चली जाती है, और हान परिवार की दो युवतियां अक्सर हमारे घर आती हैं। दाओ हुआ ने भौहें उठाई, अक्सर। गुयू ने सिर हिलाया, कभी कभी हान परिवार बड़ी मैडम को लाने के लिए किसी को भेजता है, और हर बार वह चली जाती है और ज्यादातर समय शाम को ही वापस आती है। एक बार वह लौटने से पहले हान परिवार में रात भर भी रुकी थी। दाओ हुआ की नाराजगी गहरी हो गई, क्या मेरी भाभी ने मेरी माँ को पहले ही सूचित कर दिया था? गुयू ने अपना सिर हिलाया, उसने आखिरी मिनट में किसी को सूचित करने के लिए भेजा था। दाओ हुआ ने उपहास करते हुए कहा, लगता है मेरी भाभी बहुत अच्छा समय बिता रही है, क्या उसे लगने लगा है कि वह दूसरों से ऊपर है? दाओ हुआ उस शाम यान निवास में लौट आया, और यान झिगाओ, यान वेंगसियू, वेंताओ और यान वेंकाई ने अभी अभी कार्यालय छोड़ा था और जियो यान के साथ सीधे निवास पर वापस चले गए थे। बीजिंग में यान परिवार के निवास पर जियो यान की यह पहली यात्रा थी, और अपना महत्व दिखाने के लिए वह यान परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपहार लाए। मिस हान 3 और मिस हान 4 नहीं गई थी, और जब उन्होंने उन उपहारों को देखा जो जियो यांग हान शिनरान के लिए लाए थे, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यान वेंशियो के उपहार में एक ब्रश, हुईझो इंक, हुआन पेपर और एक डुआन इंक स्टोन शामिल थे, जो अध्ययन के 4 खजाने का एक पूरा सेट बनाने के लिए पर्याप्त थे। खान जिनरान के लिए यह मेहमानों की मेजबानी के लिए रंगीन ग्लेज टीवेयर का एक सेट था। यहाँ तक यान मिनगयुवान, जो अभी भी कपड़े लपेटे हुए था, को एक बढ़िया मटन फैट जेड पेंडेंट मिला। मिस हान 4 ने आह भरते हुए कहा, हर कोई कहता है कि प्रिंस निवास का छोटा राजकुमार यान परिवार के करीब है, और अब मुझे यह सच लगता है। मिस हान 3 ने हान शिनरान की ओर झुकते हुए उत्सुकता से पूछा, बहन, क्या वह छोटा राजकुमार वास्तव में उतना ही घमंडी और घमंडी है जैसा कि अफवाहें कहती हैं? हान शिनरान ने अपना सिर हिलाया, जब मैंने यान परिवार में शादी की, तो लिटिल प्रिंस, वेनताओ और वेनकाई के साथ पहले ही उत्तरी सीमा पर चले गए थे, इसलिए मैं उनसे नहीं मिली। हालांकि तथ्य यह है कि वह मेरे पति और अन्य लोगों के करीब हैं, जिससे पता चलता है कि वह अफवाहों के अनुसार नहीं हो सकते हैं। मिस हान 4 की आंखें संदेह से चमक उठी, उसने मन ही मन सोचा कि यान परिवार का उदय लिटिल प्रिंस के प्रभाव के कारण हुआ था। भले ही वह अहंकारी और अभिमानी हो, यान परिवार निश्चित रूप से उसे उच्च पद पर चढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, चलो थोड़ी सफाई करें। आज बड़ी बहन के घर आने से गुड़िया के घर पर निश्चित रूप से एक पारिवारिक भोज होगा। दाओ हुआ के बारे में बोलते हुए मिस हान 3 ने उसकी अद्भुत सुंदरता के बारे में सोचा और ईर्ष्या के संकेत के साथ कहा, दीदी, मिस यान मुझसे कुछ महीने बड़ी है, वह इस साल 17 साल की होगी, है ना? उसकी अभी भी सगाई नहीं हुई है, क्या यान परिवार उसे उच्च पद पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता है? खान शिनरान चुप हो गया, उसने भी मैडम ली से इस बारे में पूछा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मना कर दिया गया था, और वह अपनी बड़ी बहन के लिए परिवार की योजनाओं के बारे में भी स्पष्ट नहीं थी। मिस हान 4 ने हंसते हुए कहा, मिस यान की सुंदरता के साथ महल में प्रवेश करना भी उचित होगा। शायद। बात करना बंद करो। खान शिनरान ने अचानक मिस हान की बात काट दी और अपनी दो छोटी बहनों की ओर सख्ती से देखा। ऐसी बातें लापरवाही से नहीं की जानी चाहिए। मिस हान 4 अप्रसन्न दिखी और चिल्लाई, दीदी, यह सिर्फ हम बहनें हैं जो खुलकर बात कर रही हैं। आप इतनी गंभीर क्यों हैं? खान शिनरान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने अभी जो कुछ कहा है उसका यूं ही उल्लेख किया जाना चाहिए? यदि आप दोनों ऐसे ही लापरवाह बने रहे, तो मैं भविष्य में आपसे मिलने देने में संकोच करूंगा। यह देखकर कि हान शिनरान वास्तव में गुस्से में था, मिस हान 3 ने तुरंत मामले को सुलझाने की कोशिश की, बहन, हम गलत थे। हम इसके बारे में अब और बात नहीं करेंगे, कृपया गुस्सा मत होइए। यह कहने के बाद उसने तुरंत मिस हान 4 को माफी मांगने का संकेत दिया। अब जबकि यान परिवार बीजिंग में एक प्रतिष्ठित परिवार बन गया था, हान परिवार को चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना था। इसके अलावा बुजुर्गों ने उसे संकेत दिया था कि यान परिवार का तीसरा बेटा काफी उपयुक्त है और उसका उसके लिए एक रिश्ता प्रस्तावित करने का इरादा था। वह इस समय अपनी बहन के साथ रिश्ते में तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनिच्छा से मिस हान 4 ने माफी मांगी। खान शिनरान ने उन दोनों पर नजर डाली, याद किया कि वह उनकी बड़ी बहन थी और आगे बहस न करने का फैसला किया। याद रखें कि आप हान परिवार की बेटियां हैं।
जब जाएं तो अरल निवास का अपमान न करें। चलो चलें, रात के खाने के लिए दादी के आंगन में मेरे साथ चलो। बुढ़िया के आंगन में जियो येयांग को ओल्ड लेडी यान यान झिगाओ और मैडम ली द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का सम्मानपूर्वक उत्तर देते हुए देखकर जैसे कि एक नया दामाद पहली बार माता पिता से मिलने आया हो, दाओहुआ मदद नहीं कर सका लेकिन चुपचाप हंस पड़ा। जियो येयांग ने दाओहुआ की हरकतों पर गौर किया और बार बार उस पर नजरें गड़ा दी। अहम, यान वेनशियू ने खांसते हुए कहा, जिससे दोनों के बीच नजरों का आदान प्रदान टूट गया। दाओहुआ ने तुरंत खुद को संभाला और यान वेनशियू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने अभी तक आपको द्वितीय श्रेणी के विद्वान के रूप में हनलिन अकादमी में आपके सफल प्रवेश पर बधाई नहीं दी है। शाबाश, उसने कहा और झुकने के लिए खड़ी हुई। यान वेनशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम भाई बहन हैं इसलिए ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई के लिए बहुत खुश हूं। वैसे बड़े भाई, क्या आपको अभी तक हनलिन अकादमी की आदत हो गई है? यान वेनशियू ने गुनगुनाते हुए कहा, थोड़ा व्यस्त होने के अलावा बाकी सब ठीक है। दाओहुआ के चेहरे पर अचानक एहसास दिखा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं जानती थी कि उसकी भाभी हमेशा अपनी मां के घर वापस जा रही थी। तभी हान शिनरान हान परिवार की दो युवतियों के साथ आया। यह देखकर कि तीसरी मिस हान और चौथी मिस हान अभी तक नहीं गई हैं, दाओहुआ के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। यान यीशुंग ने देखा और तुरंत कहा, यह पहले से ही दूसरी बार है जब तीसरी मिस हान और चौथी मिस हान हमारे घर पर रात भर रुक रही हैं। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हान परिवार भी भीतरी शहर में रहता है, बिना किसी अच्छे कारण के हमारे घर पर क्यों रहें? यान यीशुंग ने कंधे उचकाए, मुझे इसके बारे में नहीं पता। यान वेनशियो को भी उम्मीद नहीं थी कि हान परिवार की दो युवा महिलाएं रुकेंगी, और चूंकि आज रात यह एक पारिवारिक रात्रिभोज था इसलिए स्पष्ट रूप से अलग भोजन व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि हान परिवार संबंधित था, वे मानदंडों का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते थे, खासकर जब से येयांग अभी भी वहां था। हान शिनरान सभी को अपनी ओर देखता देख जल्दी से मुस्कुराया, मिंगयुवान अपनी दो चाचियों से अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह उपद्रव कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों बहनों को रहने दिया। तीसरी और चौथी मिसेज हान ने अजीब महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया, इतने सारे बाहरी पुरुषों की मौजूदगी में उनके चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो रहे थे। खान जिनरान के शब्दों को सुनकर मैडम ली का चेहरा काला पड़ गया, चूंकि मिंग युवान उपद्रव पैदा कर रहा है, इसलिए उसे दो युवा महिलाओं को परेशान करने से बचने के लिए आज रात मुख्य आंगन में सोने दें। यह बड़ी बहू अपने पोते को बहाना बनाकर और भी ज्यादा अपनी मर्यादा से बाहर होती जा रही है। खान शिनरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और बस कुछ कहने ही वाला था कि उसने मैडम ली को अपने बेटे को ले जाने के लिए एक नौकरानी को इशारा करते हुए देखा। उसने जल्दी से कहा, माँ, मैं तुम्हें मिंग युवान पर नजर रखने के लिए कैसे परेशान कर सकती हूँ? मैं मैडम ली ने हान जिनरान को टोकते हुए कहा, तुम्हें घर पर अपनी दो बहनों की देखभाल करने की जरूरत है, तुम्हारे पास मिंग युवान की देखभाल करने का समय नहीं है। मुझे बच्चे की देखभाल करने दो और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। खान शिनरान को समझ नहीं आया कि मैडम ली क्यों गुस्से में थी और उन्होंने यान वेनशियो की ओर देखते हुए मदद की गुहार लगाई। यान वेनशियो ने मैडम ली की ओर देखा, उनकी मां शायद ही कभी गुस्सा होती थी, खासकर जब घर में मेहमान होते थे। वह खुद को हनलिन अकादमी और बीजिंग से परिचित कराने में व्यस्त थे, कभी कभी डोन परिवार और झू परिवार का दौरा करते थे, इसलिए उन्होंने घरेलू मामलों पर कम ध्यान दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हान परिवार ने कुछ ऐसा किया हो जो उसकी मां को नापसंद हो? ठीक है, खाना परोस दिया गया है, चलो खाना खाते हैं। बूढ़ी मैडम यान ने चुप्पी तोड़ी। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि दोनों मिसेज हान रात के खाने के लिए रुकेंगी, शायद हमें नौकरों को स्क्रीन बाहर लानी चाहिए। यह सुनकर हान शिनरान को अंततः एहसास हुआ कि किस बात ने उसकी सास को परेशान कर दिया था। यह उसकी लापरवाही थी, वह छोटे राजकुमार के उपहारों से विचलित हो गई थी और यह बताना भूल गई थी कि उसकी दो बहनें रात भर रुकेंगी। जल्द ही नौकर स्क्रीन लेकर आए और पुरुषों और महिलाओं ने अलग अलग भोजन करना शुरू किया। रात के खाने के बाद दाओहुआ ने बुढ़िया को खाना पचाने में मदद करने में कुछ समय बिताया, इससे पहले कि बुढ़िया नहाने और आराम करने चली गई, फिर अपने आंगन में लौट आई। मुख्य प्रांगण से गुजरते हुए उसने हान शिनरान को अनिच्छा से बाहर आते देखा। प्राचीन समय में सास के पास अपनी बहुओं को संभालने के कई तरीके होते थे, जिनमें से एक था अपने पोते को दूर ले जाना। दाओहुआ ने हान शिनरान को देखा और उसके पास जाने से पहले एक पल के लिए सोचा, भाभी। यह देखकर कि यह दाओहुआ है, हान शिनरान ने एक तनावपूर्ण मुस्कान बिखेरी, छोटी बहन।
दाहुआ, क्या मिंग युवान सो रहा है? खान शिनरान ने सिर हिलाया, वह सो रहा है, उसने कहा, उसकी अभिव्यक्ति उसकी अनिच्छा दिखा रही थी, यह पहली बार है जब मैं मिंग युवान से अलग हुई हूँ। दाहुआ एक पल के लिए रुका, भाभी, आपकी शादी यान परिवार में हुई है। आपको पता होना चाहिए कि माँ वो नहीं है जो दूसरों के लिए चीजों को मुश्किल बनाना पसंद करती है। आपको वास्तव में सोचना चाहिए कि उसने आज जो किया वह क्यों किया। मिस, अभी आपने बड़ी भाभी को दयालुता से सलाह दी, लेकिन मैंने देखा कि उनकी अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं लग रही थी। आंगन में वापस जाते समय वांग मैन दाओहुआ से बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रहा। मुझे लगता है कि बड़ी भाभी को लगा कि उसकी छोटी भाभी उससे बात करती है, और यह उसके लिए कुछ हद तक शर्मनाक था। वांग मनमन ने आह भरते हुए कहा, जब बड़ी भाभी ने पहली बार हमारे परिवार में शादी की थी तो वह बहुत सतर्क और सावधानी बरतती थी। बीजिंग लौटने के बाद से वह इतनी कैसे बदल गई है? दाओहुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है तो लोग बहक जाते हैं। अन्य बहुओं की तुलना में बड़ी भाभी को अपनी सास के सामने नियम स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यान परिवार का पिछवाड़ा कुछ चिंताओं के साथ काफी शांतिपूर्ण है, और मेरे सबसे बड़े भाई के साथ उसका रिश्ता भी काफी अच्छा है। समय के साथ वह और अधिक सहज हो गई है। इसके अलावा पिछले साल बड़ी भाभी ने यान परिवार के पहले पोते को जन्म दिया। बीजिंग लौटने के बाद अपने माता पिता के समर्थन से और अपने पति के हनलिन अकादमी में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद सब कुछ उनके अनुसार चल रहा है, और वो कुछ हद तक प्रभावित हो गई है। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया, मुझे उम्मीद है कि बड़ी भाभी आपकी नेक इरादे वाली सलाह को समझेगी और आपको अतिरिक्त चिंता से बचाने के लिए अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान न देकर इस पर ध्यान देगी। दाओहुआ ने आह भरी, बीजिंग बड़प्पन और जटिल मानवीय संबंधों से भरा है। हमारा परिवार अभी आया है और अभी तक अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। चाहे वह पिता हो या मेरे 3 भाई, सभी सावधानी पूर्वक सामाजिक व्यस्तताओं को संभाल रहे हैं। इस समय आंतरिक पारिवारिक मामलों के बारे में चिंता जोड़ना वास्तव में अच्छा नहीं है। माँ, बड़ी भाभी को इतना बर्दाश्त करने का कारण मेरे बड़े भाई की खातिर भी है। चाहे जो भी हो, इस अवधि के दौरान अंकल हान अक्सर मेरे बड़े भाई के साथ सामाजिक मेलजोल में रहे हैं, और उनका समर्थन हनलिन अकादमी में मेरे भाई की सफलता में सहायक रहा है। यह सबसे अच्छा होगा कि मैं बड़ी भाभी को याद दिलाने के लिए आगे बढ़ूं। अगर माँ हस्तक्षेप करती तो यह उनकी भावी सास और बहू के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि बड़ी भाभी को जल्द ही अपनी समस्याओं का एहसास होगा। बातचीत के दौरान वे दाहुआ मंडप में पहुंचे, और दोनों आगे नहीं बढ़े बल्कि नहाने और आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में लौट आए। इस बीच अपने बेटे को वापस लाने में असमर्थ हान शिनरान आंगन में लौटते ही विचलित हो गई। कमरे में प्रवेश करने के बाद वह चुपचाप बैठी रही, और काफी देर के बाद उसने खुद से कहा, जब से मैंने यान परिवार में शादी की है तब से यह पहली बार है कि मेरी मां ने मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया है। यह सुनकर नानी एक पल के लिए झिझकी, फिर चाय का कप आगे ले आई। मिस, मुझे बिना बारी के बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन भविष्य में खान परिवार से बार बार मिलने न जाना ही बेहतर होगा। खान शिनरान चौंक गया और उसने नानी की ओर देखा। नानी, क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत था? मेरी शादी को लगभग 2 साल हो गए हैं, और अब जब मैं बीजिंग लौट आया हूँ तो मैं बस अपने परिवार के करीब रहना चाहता था। नानी ने आह भरते हुए कहा, लेकिन मिस, अब आप यान परिवार की बहू हैं। किसी भी ससुराल वाले को यह पसंद नहीं है जब उनकी बहू हमेशा अपने माता पिता के घर वापस भागती रहती है। यान परिवार अभी बीजिंग आया है, और इस समय आपको अपने प्रयासों को अपने पति के परिवार पर केंद्रित करना चाहिए और उन्हें बीजिंग में एक मजबूत पैर जमाने में मदद करनी चाहिए। इस समय विंग रूम से हान शिनरान की बहनों की हंसी सुनी जा सकती थी। नानी ने आगे कहा, मिस, आपको तीसरे और चौथे युवा मिस को नहीं रखना चाहिए था, और आपको निश्चित रूप से छोटे मालिक को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आज मैंने देखा कि मैडम के नाराज होने का एक बड़ा कारण यह था कि आपने छोटे मालिक को आगे बढ़ा दिया था। खान शिनरान ने अपना माथा रगड़ा। मैंने सोचा था कि बीजिंग लौटने के बाद जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन वह एक लापरवाही भरा विचार था। कृपया मुझे भविष्य में और याद दिलाएं, नानी। नानी को यह देखकर राहत मिली कि उसकी युवा मिस उसकी सलाह ले रही थी। बीजिंग लौटने के बाद युवा मिस केवल अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन की खुशी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, कुछ हद तक अपने ससुराल वालों की उपेक्षा कर रही थी। हालांकि बूढ़ी मैडम और मैडम कठोर व्यक्ति नहीं थी, लेकिन युवा मिस को अपने परिवार के प्रति इतना पक्षपाती देखना निश्चित रूप से अच्छा नहीं लग रहा था। घर लौटने के अगले दिन दाहुआ ने जो और डोन परिवारों की स्थितियों के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को भेजा।
झो परिवार की स्थिति अभी भी प्रबंधनीय थी। हालांकि झो निवास सैनिकों से घिरा हुआ था, यान वेंताओ की पिछली व्यवस्था के कारण उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के अलावा कोई अन्य समस्याएं नहीं थी। डोंग परिवार के साथ स्थिति कुछ अधिक जटिल थी। एक कुलीन परिवार होने के नाते वहां हमेशा कई विरोधी थे और डोंग परिवार से उनका खिताब छीन लिए जाने और साउथ सिटी में चले जाने के बाद उन पर कदम रखने वाले लोगों की कमी नहीं हुई, जिससे उनका जीवन काफी कठिन हो गया। दोनों परिवारों के बारे में जानने के बाद दाओहुआ ने घर पर लेडी यान और मैडम ली से माफी मांगते हुए एक दिन बिताया। तीसरे दिन उसे बाहर जाने का बहाना मिल गया। एक आदमी का भेष बनाकर वह साउथ सिटी चली गई। तो मिस डोंग और उनका परिवार वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले, शोर शराबे वाले साउथ सिटी को देखकर वांग मनमन और बीशी आहें भर रहे थे। झोंगझो में मिस डोंग और उनका परिवार बहुत कुलीन और विशिष्ट थे, एक भव्य और भव्य हवेली में रहते थे। यह कल्पना करना कठिन था कि वे साउथ सिटी के एक निचले, जीर्ण शीर्ण घर में चले जाएंगे। दाओहुआ ने साउथ सिटी में पर्यावरण की जांच की, जो नॉर्थ सिटी, ईस्ट सिटी और वेस्ट सिटी की तुलना में बीजिंग का सबसे मिश्रित और अराजक क्षेत्र था। किफायती जीवन राजधानी में जीवन की तलाश करने वाले हर जगह से लोगों को आकर्षित करता था। हम एक रूमाल के लिए 50 तांबे के सिक्कों पर सहमत हुए थे और हमने 10 रूमाल सौंपे, जो 500 तांबे के सिक्के होने चाहिए। एक आवाज ने सवाल किया, आपने हमें केवल 450 क्यों दिए? एक कढ़ाई की दुकान से बहस छिड़ गई। दर्शकों ने थोड़ी देर के लिए नजरें घुमाई, लेकिन जल्द ही दिलचस्पी खत्म हो गई। यहाँ हर कोई जीवित रहने की कोशिश में व्यस्त था, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उसके पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। दाओहुआ ने भी तेजी से देखा और उस गली की ओर जाने ही वाली थी जिसके बारे में उसने सुना था कि तभी एक परिचित आवाज उसके कान में पड़ी। हम कीमत पर सहमत हैं, अब इसे कम क्यों करें? क्या यह सरासर बदमाशी नहीं है? कौन किसी को धमका रहा है? मैं यहाँ एक व्यवसाय चला रहा हूँ। आपके रुमाल की कीमत इतनी है, इसे ले लो या छोड़ दो। हम रुमाल नहीं बेच रहे हैं। हम फिर मत बेचो। मैं देखना चाहूंगा कि क्या साउथ सिटी में कोई कढ़ाई की दुकान है जो मेरी तुलना में अधिक कीमत देती है। यदि नहीं बेच रहा है तो बस चले जाओ। जैसे ही बातें हुई, दाओहुआ ने मालिक और नौकर की एक जोड़ी को गुस्से में दुकान से बाहर निकलते देखा। डोंग युवानयाओ ने दुकान के बाहर खड़े दाओहुआ को तुरंत पहचान लिया। दाओहुआ के चेहरे पर सदमा देखकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव झलक उठे। डोंग परिवार की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए उसमें अभिवादन करने का साहस नहीं था। जब से डोंग परिवार से उनका बड़प्पन छीना गया, उसने मानवीय गर्मजोशी और शीतलता का पूरा स्पेक्ट्रम देखा था। वह नहीं जानती थी कि दाओहुआ, जो अब एक उल्लेखनीय काउंटी प्रिंसिपल है, अभी भी उसे एक बहन के रूप में स्वीकार करना चाहती है या नहीं। दाओहुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे बढ़ गया। डोंग युवानयाओ को पकड़ लिया और जल्दी से शोर शराबे वाली, भीड़ भाड़ वाली सड़क से निकल गया। केवल अपेक्षाकृत शांत चाय घर में ही दाओहुआ अंततः रुका। उसने डोंग युवानयाओ की ओर देखा और सुझाव दिया, चलो अंदर चले और बैठें। डोंग युवानयाओ को सिर हिलाते देखकर वह उसे अंदर ले गई और खिड़की के पास एक सीट चुनी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। दाओहुआ ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, युवानयाओ, मैं कुछ दिन पहले ही बीजिंग पहुंचा हूं। डोंग युयान्याओ समझ गई कि वह समझा रही थी कि वह पहले क्यों नहीं गई थी, और 2 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देख पाने के कारण पैदा हुई कोई भी कमी और दूरी कम होने लगी। यही ने अभी भी उसे एक दोस्त के रूप में पहचाना। डोंग युवानयाओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है, यान वेंताओ कई बार मेरे भाई की तलाश में आए हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि आपने यान परिवार के साथ बीजिंग में प्रवेश नहीं किया है। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ की ओर देखा, युवानयाओ, तुमने अपना वजन कम कर लिया है, क्या तुम ठीक हो? डोंग युयान्याओ मुस्कुराए। उसकी अभिव्यक्ति उतनी उज्ज्वल नहीं थी जितनी झोंकझू में थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक प्रसन्न थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वास्तव में आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुलीनता का छीनना दूसरों के लिए विनाश था, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जीवन अब पहले की तुलना में कठिन है, लेकिन मुझे यह काफी संतुष्टिदायक लगता है। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं जीवन यापन के लिए कढ़ाई वाले सामान बेचने पर निर्भर हो जाऊंगा। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को ध्यान से देखा, उसके शब्दों में सच्चाई को समझने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि क्या वह मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। उसकी चमकती आंखों को देखते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। युवानयाओ, क्या मैं मदद के लिए कुछ कर सकती हूँ? डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं अपने परिवार पर निर्भर रहता था, अब मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ।
अगर कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। दाओ हुआ ने जियो येयांग द्वारा भूमि के बारे में एकत्रित की गई जानकारी को मुख्य प्रांगण में मैडम ली के पास लाया। मैडम ली ने कागजात पलटे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अपने परिवार के लिए कुछ जमीन खरीदने की योजना बना रही थी। दुर्भाग्य से हाल ही में बीजिंग आने के कारण हमारे पास ज्यादा संबंध नहीं है। बटलर कुछ समय से तलाश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। ऐसा लगता है कि येयांग अधिक सक्षम है। ये सभी संपत्तियां अच्छी लगती हैं। दाओ हुआ मुस्कुराया। माँ, कृपया चुनने के लिए अपना समय लें। ये सभी रईसों द्वारा छोड़े गए हैं और जमीनें जुड़ी हुई हैं जिससे उन्हें प्रबंधित करना आसान हो गया है। अपनी बेटी को इत्मीनान से फल खाते देख मैडम ली मुस्कुराई और पूछा, क्या तुमने अपनी पसंद बना ली है? दाओ हुआ ने सिर हिलाया। यहाँ बीजिंग में संपदाएं बहुत बड़ी नहीं है, मैंने कुछ का चयन किया है जो 1000 एकड़ से अधिक है। एक बार जब दाओ हुआ ने अपना चयन कर लिया तो मैडम ली समारोह में खड़ी नहीं हुई और ईमानदारी से चयन करना शुरू कर दिया। दाओ हुआ पास बैठकर देखता रहा जब मैडम ली ने कई संपत्तियों का चयन किया जो लगभग 100 एकड़ की थी। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, माँ, बड़ी संपत्ति चुनना बेहतर है। मैडम ली मुस्कुराई और इसे दाओ हुआ से नहीं रोका। ये संपत्ति हमारे परिवार के लिए नहीं है। यिशुंग और अन्य अब बड़े हो गए हैं और ये उनके दहेज के लिए तैयार किए जाएंगे। हालांकि हमारा परिवार अलग हो गया है, फिर भी हमें यिहुआन और यल की शादी होने पर दहेज में कुछ जोड़ने की जरूरत है। यह सुनकर दाओ हुआ ने और कुछ नहीं कहा। माँ, क्या आप पहले से ही यिशुंग और अन्य लोगों के लिए जोड़ी तलाश रही हैं? यह बोलते हुए मैडम ली को सिरदर्द महसूस हुआ। यिहुआन आपसे केवल कुछ महीने छोटी है और मैं उसकी शादी की व्यवस्था को लेकर चिंतित हूँ। हम बीजिंग में नए हैं और ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, एक उपयुक्त परिवार ढूंढने में कुछ समय लग सकता है। दाओ हुआ ने उत्तर दिया, कोई जल्दी नहीं है, हम अपना समय ले सकते हैं। मैडम ली मुस्कुराई। जल्दी करने से मदद नहीं मिलेगी, यिहुआन और अन्य लोगों को शादी करने से पहले आपकी शादी का इंतजार करना होगा। अगले कुछ दिनों में मैडम ली और दाओ हुआ संपत्ति खरीदने में व्यस्त थे। दाओ हुआ ने जियाओलियू को बुलाया और उसे व्यक्तिगत रूप से चयनित संपत्तियों का निरीक्षण करने और उसके साथ बीजिंग के संबंध में महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करने के लिए यान शोहो को ले जाने के लिए कहा। जहां तक पारिवारिक जमीन का सवाल है, उसने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। बीजिंग में बहुत अधिक बड़ी संपत्तियां बिक्री के लिए नहीं थी और बहुत से लोग जो खरीदना चाहते थे उन्हें कनेक्शन नहीं मिल सके। 8 प्रिंसेस पार्टी के मामले में कई अधिकारियों की जांच की गई और जो लोग जानते थे वे कई खाली संपत्तियों के बारे में जानते थे। हालांकि खरीदने के इच्छुक लोगों की तुलना में उपलब्ध संपत्तियों की तुलना में चाहने वालों की संख्या कहीं अधिक थी। यह एक ऐसा समय था जब व्यापक कनेक्शन सबसे अधिक मायने रखते थे। खान परिवार भी इस अवसर का उपयोग कुछ संपदाएं खरीदने के लिए करना चाहता था। उनकी अभी भी कई बेटियों की शादी करनी थी और उन्हें दहेज तैयार करने की जरूरत थी। यह सुनकर कि यान परिवार संपत्ति खरीद रहा था, उन्हें पता था कि यान परिवार के संबंध थे, इसलिए हान परिवार ने हान शिनरान को खोजने के लिए किसी को भेजा। जब हान शिनरान ने अपनी मां की सहायता करने वाली बटलर नानी द्वारा दिया गया संदेश सुना तो उसकी भौहें तन गईं। वह जानती थी कि उसका परिवार जमीन खरीद रहा है। यदि यह झोंकझू में होता तो उसकी सास ने उसे बाहर नहीं किया होता, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि वह अभी भी उनकी बुरी किताबों में थी। खान शिनरान को झिझकते देख बटलर नानी को उसे मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी मिस अरल निवास अपने भंडार को कम कर रहा है। यदि हम अधिक संपत्ति नहीं जोड़ते हैं तो एक दिन आएगा जब कुछ भी नहीं बचेगा। अब जब यान परिवार के पास ससुराल वालों के रूप में संबंध है तो थोड़ी मदद करना ही सही है। उस समय के बारे में सोचकर जब उसकी माँ उसकी शादी से पहले खातों की जांच करते समय चिंतित दिखती थी, हान शिनरान एक पल के लिए झिझकी, फिर अंत में मदद करने के लिए सहमति में सिर हिलाया। 1 मिनट रुको, मैं जाकर अपनी सास से पूछती हूँ। मुख्य प्रांगण। मैडम ली संपत्ति खरीदने के बाद घर के बचे हुए पैसों का हिसाब लगा रही थी। तभी उन्होंने एक नौकरानी से सुना कि उनकी बहू अपने पोते के साथ आई है। एक पल सोचने के बाद उसने पिंग टोन को हिसाब किताब दूर रखने का निर्देश दिया। झोंकझू में वह अपनी बहू से बहुत संतुष्ट थी, अच्छी शक्ल, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने बेटे के साथ अच्छे रिश्ते से। शादी के दूसरे साल उनका एक पोता हुआ और वह इस बहू को और अधिक सम्मान देने को तैयार थी। हालांकि बीजिंग आने के बाद से यह बहू धीरे धीरे अपनी सीमा लांघने लगी। वह एक कठोर व्यक्ति नहीं थी, न ही वह अपनी बहू को उसके पैतृक परिवार के करीब होने से रोकना चाहती थी, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है और इसे पार करना कष्टप्रद हो सकता है।
हान शिनरान अपने बेटे को लेकर कमरे में दाखिल हुई और उसने देखा कि उसकी सास के पास वरिष्ठ नौकरानी उस बही खाते के साथ जा रही थी जिसे उसने अभी अभी व्यवस्थित किया था, जिससे उसकी निगाहें झिलमिला गईं। मैडम ली ने अपनी बहू की बेचैनी की परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए अपने पोते को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। छोटी मिंग युवान, क्या तुम्हें अपनी दादी की याद आई? हान शिनरान ने अपने बेटे को अपनी सास को सौंप दिया और फिर मुस्कुराई। माँ, क्या आप बस बही खाता देख रही थी? मैडम ली ने जवाब में गुनगुनाया और अपने पोते के साथ खेलना जारी रखा। थोड़ी देर तक अपने बेटे का मनोरंजन करने के लिए शामिल होने और अपनी सास को लड़के को धन्यवाद देते हुए खुशी से हंसते हुए देखने के बाद हान शिनरान ने आखिरकार कहा, माँ, मैंने सुना है कि हमारे परिवार ने कुछ नई संपत्ति खरीदी है। मैडम ली की मुस्कुराहट रुक गई और उसने नानी की ओर देखा। हान शिनरान की ओर मुड़ने से पहले पोते को ले जाने तक इंतजार कर रही थी। हमारे परिवार के पास बीजिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हमें कुछ खरीदना पड़ा। बोलते बोलते उसने अपनी चाय उठाई और एक घूंट पी लिया। हान शिनरान को बोलने में झिझकते हुए देखकर वह थोड़ा घबरा गई। उसे संबोधित करने में उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने अपने पोते का फिर से मनोरंजन करने के लिए एक खिलौना उठा लिया। यह देखकर कि मैडम ली विस्तार में बताने को इच्छुक नहीं थी, हान शिनरान ने पहल की, माँ, मेरा परिवार भी कुछ संपत्ति हासिल करना चाहता है और मुझे उम्मीद थी कि आप मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, मैडम ली ने बीच में बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। अप्रसन्न दिख रही थी और नौकरों को जाने का इशारा करने के बाद वह अंततः बोली, जिनरान, क्या आप जानते हैं कि अब आपकी स्थिति क्या है? हान शिनरान ने लड़खड़ाते हुए कहा, मैं यान परिवार की बहू हूँ। मैडम ली ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें याद है कि तुम एक यान बहू हो? मुझे लगा कि तुम अब भी खुद को हान युवती मानती हो। अपनी सास के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी देखकर हान शिनरान अचंभित रह गई और झट से घुटनों के बल झुककर माफी मांगी। माँ, आपकी बहू ने क्या गलत किया? मैडम ली ने स्पष्ट रूप से नाराज और निराश होकर जवाब दिया, आप अपने परिवार के करीब हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पति के परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। हान शिनरान चिंतित हो गया, बेशक मैं यान की बहू हूं और मुझे यान परिवार पर विचार करना चाहिए। मैडम ली ने टिप्पणी की, यदि आपने वास्तव में यान परिवार के बारे में सोचा होता तो आपने आज इसका उल्लेख नहीं किया होता। हान शिनरान ने बचाव करते हुए कहा, मेरा कोई अन्य इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ सोचा था कि चूंकि हमारे परिवार के बीच संबंध है, इसलिए मैं भी अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। वैसे, मैडम ली ने गुस्से से हंसते हुए कहा, इस दुनिया में इतने सारे वैसे मामले नहीं है। बीजिंग में संपत्ति खरीदना मुश्किल है, आपको यह मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। हम दूसरों के उपकार के कारण ही उन्हें खरीदने में कामयाब रहे। इस बार, यहाँ तक अपने परिवार के लिए भी, मैंने अधिक संपत्ति नहीं चुनी क्योंकि मुझे दूसरों को परेशानी होने का डर था। और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपका परिवार भी कुछ खरीदना चाहता है। हालांकि जियो येयांग उनके लिए चुनने के लिए कई संपदा लाए थे, लेकिन यह कहा गया था कि इंपीरियल कोर्ट द्वारा जब्त की गई भूमि को सार्वजनिक रूप से नीलाम नहीं किया जाएगा। अधिकांश पुरस्कार उन सैनिकों को दिए जाने थे जिन्होंने उत्तरी सीमा पर खुद को प्रतिष्ठित किया था। अपनी स्थिति के कारण जियो येयांग उनमें से एक हिस्से को सुरक्षित कर सकता था, लेकिन मात्रा बहुत व्यापक नहीं हो सकती थी, अन्यथा यह सम्राट के असंतोष को आकर्षित करता। इस कारण से उसने अपनी बेटी को चुनने में मदद की गई। संपत्तियों की संख्या आधी कर दी थी। यह देखते हुए कि जियो येयांग से उनकी बेटी की शादी उनके परिवार के लिए पहले से ही एक सामाजिक चुनौती थी, वे उस पर पारिवारिक मामलों का बोझ कैसे डाल सकते थे। हान शिनरान ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। आपकी बहू ने बहुत सरलता से सोचा, माँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, कृपया परेशान न हो। मैडम ली ने जवाब दिया, जिनरान, रिश्तेदारों के लिए एक दूसरे की मदद करना सही है, लेकिन यह किसी की क्षमता के भीतर होना चाहिए। कौन सा परिवार ऐसी बहू को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा जो अपने परिवार के सभी मुद्दों को अपने ऊपर ले ले? हान शिनरान अंदर से कांप उठा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आगे बात करने के बाद मैडम ली सास और बहू के रिश्ते को बहुत तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हान शिनरान को उठने की अनुमति दी। वापस जाओ और इसके बारे में खुद सोचो। विचार करो कि यान परिवार में आपका जीवन किस तरह का है और अन्य विवाहित बेटियां अपने ससुराल में क्या अनुभव करती हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत कठोर हो रही हूँ। मैडम ली ने थोड़ी देर के लिए हान जिनरान को व्याख्यान दिया, फिर उन्हें मुख्य प्रांगण से जाने दिया। जहां तक बात का सवाल है कि वह हान परिवार से कैसे बात करेगी, मैडम ली इसकी परवाह करने में बहुत आलसी थी।
खान शिनरान चुपचाप अपने आंगन में लौट आई। उसने अपनी बटलर नानी को देखा जो उसे उत्सुकता से देख रही थी। उसने अपने मंदिरों की मालिश की और कहा, यान परिवार जागीर खरीदने में सक्षम होने का कारण भी किसी की सहायता से था। हम हान परिवार की मदद नहीं कर सकते। वापस जाओ और माँ को अन्य तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहो। बटलर नानी निराश दिखी। मैडम क्या कर सकती है? अगर घर पर कोई कनेक्शन उपलब्ध होता तो हम दूसरी युवा महिला को परेशान नहीं करते। अच्छी लड़की, मैडम पर दया करो और दूसरा रास्ता सोचो। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें चमक उठी। सही है, यान परिवार के तीसरे युवा मास्टर और चौथे युवा मास्टर जिनलिंग गार्ड में सेवारत हैं और जिनलिंग गार्ड 8 प्रिंसेस पार्टी के अनुयायियों से संबंधित मामले के प्रभारी हैं। उनके पास एक रास्ता होना चाहिए। आप, युवा महिला, जाकर उनसे विनती क्यों नहीं करती? खान शिनरान की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। नानी, ऐसी बातें मत कहो। मैं, जो पहले से ही एक भाभी है, कैसे जा सकती हूँ और अपने छोटे बहनोई से भीख मांग सकती हूँ? आज मैडम ली द्वारा सिखाए गए शब्दों को याद करते हुए उसका स्वर भारी हो गया। अगर मैं वास्तव में जाऊं और तीसरे भाई और चौथे भाई से भीख मांगूं, तो क्या नानी नहीं चाहती कि मैं यान परिवार में शांति से रहूं? मैडम, तो क्या मेरे पति भी यह जानकर अप्रसन्न होंगे? बटलर नानी स्तब्ध रह गई और तुरंत सांत्वना देते हुए बोली, अच्छी लड़की, इस बूढ़े नौकर का ऐसा कभी मतलब नहीं था। खान शिनरान का चेहरा ठंडा रहा। मैं वास्तव में इस मामले में मदद नहीं कर सकता। जल्दी वापस आओ और माँ को रिपोर्ट करो। बटलर नानी ने हान नानी की ओर देखा, इस उम्मीद से कि वह उसे मनाने में मदद करेगी, लेकिन हान नानी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण बटलर नानी केवल अफसोस के साथ झुककर वहां से चली गई। इंतजार। बटलर नानी के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी। वह यह जानती थी, दूसरी युवा महिला हमेशा घर पर मैडम की बात सुनती थी, वह अपने परिवार की मदद कैसे नहीं कर सकती थी। खान शिनरान ने बटलर नानी की ओर देखा, अगर भविष्य में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो लोगों को यान परिवार में न भेजें। मैं अब यान परिवार की बहू हूँ, मेरे लिए अपने मायके परिवार के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। नानी के वापस जाने के बाद कृपया माँ को मेरा आभार व्यक्त करें। बटलर नानी का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह हान शिनरान को सदमे में देख रही थी। खान शिनरान ने अपनी नजरें हटा ली और हान नानी को मेहमान को विदा करने का संकेत दिया। बटलर नानी को विदा करने के बाद हान नानी ने पीछे मुड़कर देखा तो हान शिनरान चिंतित होकर खिड़की के सामने बैठा था और एक पल के लिए विचार करते हुए वह उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। मिस, चिंता मत करो, मैडम निश्चित रूप से आपको समझेंगी। खान शिनरान ने कड़वी मुस्कान दी, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। उसने रुकते हुए कहा, मुझे याद है, बड़ी बहन की शादी के बाद माँ ने उसे परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए कभी नहीं कहा था। कहती थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसे अपने ससुराल वालों के साथ परेशानी हो। जब मेरी बात आती है तो ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि बड़ी बहन की शादी हो गई जबकि मेरी शादी हो गई? खान नानी को उम्मीद नहीं थी कि हान शिनरान इस पहलू के बारे में सोचेगा और एक पल के चिंतन के बाद उसने कहा, मिस, इसे ज्यादा मत सोचो, मैडम का मतलब निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। खान शिनरान ने अपनी भौहें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। ड्रैगन बोट महोत्सव निकट आ रहा था और विभिन्न प्रांतों के अधिकारियों ने अपनी श्रद्धांजलि राजधानी तक पहुंचानी शुरू कर दी। अप्रैल के 15वें दिन यून प्रांत के प्रांतीय गवर्नर ने सम्राट को कीमती पत्थरों और जेड के कई बक्से दिए, जिनमें से चमकीले लाल अगेट मंदारिन डक रिंग्स की एक जोड़ी विशेष रूप से आकर्षक थी। उनके ज्वलंत और आकर्षक रंगों, उत्कृष्ट बनावट के अलावा सबसे महत्वपूर्ण वह अर्थ था जो उन्होंने व्यक्त किया था। अगेट को खुशी और शुभता का प्रतीक माना जाता है और उन्हें मंदारिन डक रिंग्स में उकेरना विशेष रूप से स्नेही प्रेमियों या सगाई करने वालों के लिए उपयुक्त था। सम्राट ने जैसे ही अपने भतीजे और यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की को देखा, उसके बारे में सोचा। 2 साल पहले उसकी मां के निधन के बाद यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की अपने भतीजे के साथ औपचारिक शादी की रस्मों से गुजर चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकृत दर्जा नहीं दिया था। कभी कभी वह इसके बारे में काफी दोषी महसूस करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार जब वह चाचा से मिलने गया था तो चाचा ने उसके प्रति अच्छे भाव नहीं दिखाए थे। इन मंदारिन डक रिंग्स को येयान को उपहार के रूप में दे ताकि वह सगाई के उपहार के रूप में उपयोग कर सके। सम्राट ने यूनुचैन को जियो येयान को मंदारिन डक रिंग्स देने को कहा। जैसे ही हिजड़ाएन वहां से निकला, महारानी डोवेगर के लोग और महारानी आ पहुंचे। चमकीले लाल अगेट मंदारिन डक रिंग्स का असाधारण महत्व था। महारानी डाउजर, जो हाल के वर्षों में मैचमेकर की भूमिका निभाना पसंद करती थी, उन्हें सगाई के उपहार के रूप में रखना चाहती थी। इस बीच महारानी उन्हें अपनी इकलौती बेटी के लिए दहेज के रूप में चाहती थी।
दुर्भाग्य से दोनों ही एक कदम बहुत देर से थे। यह जानने पर कि सम्राट ने जियो येयान को वह वस्तु पहले ही पुरस्कृत कर दी थी, महारानी डोवेगर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। महारानी को कुछ पछतावा हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चमकदार लाल अगेट मंदारिन डक रिंग्स पाकर जियो येयांग बहुत खुश हुआ। उसके दिमाग में चमकदार अगेट रिंग्स से सजी दाव हुआ की गोरी पतली उंगलियों की छवि दिखाई दी और वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, यह सुंदर दिखना चाहिए। उस दोपहर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जियो येयांग ने उपहार के लिए धन्यवाद देने के लिए महल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने कियांग पैलेस छोड़ा, उन्हें महारानी डोवेगर ने सिनिंग पैलेस में बुलाया। भाई येयांग। जैसे ही जियो येयांग ने सिनिंग पैलेस में कदम रखा, उसने जियांग वानिंग को देखा, उसे खुशी से उसकी ओर दौड़ते देखा और वह थोड़ा पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। मिस, आपको भविष्य में मुझे इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहिए। यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। जियांग वानिंग के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसने जियो येयांग की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए अपने होंठ काटे। लेकिन जब मैं छोटी थी तब से वानिंग हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी। जियो येयांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मिस, अब आप बड़ी हो गई हैं, भविष्य में आपकी शादी होगी। अगर आपके भावी पति ने यह सुना तो वह नाराज हो जाएगा। इतना कहकर वह सिनिंग पैलेस में चला गया। जियो येयांग को बिना किसी हिचकिचाहट के जाते हुए देखकर जियांग वानिंग की आंखें धुंधली हो गईं। वह एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अपनी स्कर्ट उठाई और एक बार फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके पीछे चली गई। महल के अंदर न केवल महारानी डोवेगर बल्कि ड्यूक चेंग एन के राजकुमार उत्तराधिकारी की पत्नी और जियांग परिवार की दूसरी पत्नी भी मौजूद थी। महारानी डोवेगर चाहती थी कि जियो येयांग रात के खाने के लिए रुकें, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास आधिकारिक कर्तव्य है। क्या सम्राट ने आज आपको अगेट मंदारिन डक रिंग्स की एक जोड़ी दी? जियो येयांग, हाँ। महारानी डाउजर ने जियांग वानिंग की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आई थी और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह एक जोड़ी है, आप निश्चित रूप से उन दोनों को नहीं पहन सकते। वानिंग को एक देने के बारे में क्या ख्याल है? जियो येयांग की भौं तुरंत सिकुड़ गई। महारानी डोवेगर, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भावी पत्नी के लिए अंगूठियां रखने का इरादा रखता हूं। मिस को एक अंगूठी देना उचित नहीं है। जियो येयांग की दृढ़ अस्वीकृति सुनकर जियांग वानिंग थोड़ा प्रभावित हुआ। भाई येयांग, हम बचपन की प्रेमिकाओं की तरह एक साथ बड़े हुए हैं, आप बस। जियो येयांग ने स्पष्ट रूप से असहमति जताते हुए जियांग वानिंग को टोकते हुए कहा, मिस, महारानी डोवेगर की उपस्थिति में कृपया अपना आचरण शालीनता से रखें। मैं कब से आपकी बचपन की प्रेमिका रही हूं। जियो येयांग, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। जियांग परिवार की दूसरी पत्नी ने जियो येयांग को लोहे के चेहरे से देखा, पिछले महल भोज को याद करते हुए जहां जियो येयांग ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी को शर्मिंदा किया था, और इस बार उसने उसकी कोई गरिमा भी नहीं छोड़ी। महारानी डाउजर का चेहरा भी अप्रसन्न दिख रहा था। जियो येयांग ने अविचलित होकर हाथ जोड़कर सलाम किया। महारानी डोवेगर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब छुट्टी ले लूंगा। महारानी डाउजर ने जियो येयांग को गहरे अर्थों से देखा और कहा, येयांग, ड्यूक ऑफ द प्रिंस रेजिडेंस की उपाधि, क्या आप वास्तव में इसे नहीं चाहते हैं? जियो येयांग ने शांत भाव से कहा, प्रिंस निवास मेरे पिता का है, वह जिसे यह उपाधि देना चाहते हैं उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। महारानी डाउजर के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। सभी युवाओं में एक आम समस्या होती है, बहुत उतावले। केवल जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि पछतावा क्या होता है। जियो येयांग सिर झुकाकर चुप रहा। उसे इस तरह देखकर महारानी डोवेगर ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया और संकेत दिया कि वह जा सकता है। जियो येयांग ने सीधे घोषणा की, मैं छुट्टी लेता हूं। सभी लोगों के महल से चले जाने के बाद महारानी डोवेगर ने आंसू भरी आंखों वाले जियांग वानिंग से कहा, उस आदमी के लिए तरसना बंद करो जो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारे आंसू उसके लिए दया नहीं जगाएंगे, इसके विपरीत वह तुम्हें परेशान करने वाला और घृणित लगेगा। यह कहते हुए उसने जियांग परिवार की दूसरी पत्नी की ओर देखा। जिंगवान भी अब जवान नहीं है, जल्द ही उसके लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढो। मेरे जियांग परिवार की बेटियों के कई प्रेमी हैं। महल छोड़ने के बाद जियो येयांग ने एक भारी सांस ली, जैसे कि सिनिंग पैलेस में महसूस की गई नाराजगी को दूर कर रहा हो, और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने देखा कि गुओ निवास से बटलर आ रहा है। छोटा राजकुमार। इससे पहले कि बटलर अपनी बात जारी रख पाता, जियो येयांग ने उसे टोकते हुए कहा, भविष्य में मुझे लिटिल प्रिंस मत कहो, मुझे मिस्टर जियो कहो। लिटिल प्रिंस प्रिंस द्वारा दी गई उपाधि थी। मिस्टर जियो को उनके अपने खून पसीने से अर्जित किया गया था। बटलर ने तुरंत खुद को सुधारा, मिस्टर जियो, ड्यूक को आज शराब का एक बढ़िया जार
मिला है और वह आपको कुछ पे के लिए आमंत्रित करना चाहता है। जियो येयांग राजधानी में अपनी वापसी और केवल एक बार ड्यूक निवास का दौरा करने के बारे में सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। गुओ निवास पर पहुंचने के बाद जियो येयांग ने सोचा कि वह अपने दादा ससुर के साथ सामने वाले यार्ड में रात का खाना खाने के लिए आया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, बटलर उसे पीछे के घर में ले गया। बैकहाउस लाउंज में ड्यूक और मैडम गुओ पहले से ही इंतजार कर रहे थे और निचली सीट पर गुओ जुएमिंग बैठे थे। यह देखकर जियो येयांग की भौहें तन गईं। प्रसन्नता का आदान प्रदान करने के बाद ड्यूक ने चिंता से भरे स्वर में राजधानी लौटने के बाद से जियो येयांग के जीवन के बारे में पूछताछ की। ड्यूक की स्नेह भरी निगाहों के तहत जियो येयान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई और मैडम गुओ ने कई बार हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन गुओ जुएमिंग ने उसे रोक दिया। जब ड्यूक ने जियो येयान की सामान्य भलाई के बारे में पूछताछ पूरी कर ली, तो उसने नौकरों को व्यंजन परोसने का निर्देश दिया। जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ा, मैडम गुओ मदद नहीं कर सकी, लेकिन अंत में मुस्कुराते हुए पूछा, येयांग, मैंने सुना है कि आज सम्राट ने आपको सुलेमानी अंगूठियों की एक जोड़ी से सम्मानित किया है। जियो येयान की मुस्कान तुरंत थोड़ी फीकी पड़ गई और ड्यूक को भी उसे देखते हुए देखकर उसने सिर हिलाया। हम मैडम गुओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम द्वारा दी गई सुलेमानी अंगूठी निश्चित रूप से उच्चतम गुणवत्ता की है। येयांग, आंटी बस एक बार बेशर्म होने जा रही है और आपसे एक सुलेमानी अंगूठी मांगेंगी। आप मना नहीं करेंगे, है ना? आपकी चचेरी बहन जुएमिंग इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी उसके पास एक भी अच्छी अंगूठी नहीं है। जियो येयांग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ड्यूक की ओर देखा और यह देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत समझ गया कि उसके नाना ने उसे क्यों बुलाया था। मामा, चाची, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी भावी पत्नी के लिए सुलेमानी अंगूठी बचाने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसे चचेरे भाई जुएमिंग को नहीं दे सकता। मैडम गुओ का चेहरा अचानक खराब हो गया और गुओ जुएमिंग ने भी शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लिया। ड्यूक की मुस्कुराहट एक पल के लिए कठोर हो गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। चूंकि आपके पास इसके लिए एक और उपयोग है, तो इसे भूल जाइए। आओ अपने दादाजी के साथ कुछ और पिए। मैडम गुओ ने अपमानित महसूस करते हुए ड्यूक से कुछ कहा, फिर गुओ जुएमिंग को लेकर चली गई। माँ और बेटी के चले जाने के बाद ड्यूक ने जियो येयांग की ओर देखा। येयांग, तुम अपने चचेरे भाई जुएमिंग के बारे में क्या सोचते हो? जियो येयांग ने ड्यूक की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था और कहा, मामा, मेरे दिल में पहले से ही कोई है। ड्यूक एक पल के लिए चुप हो गया, क्या यह नए राजस्व मंत्री की सबसे बड़ी वैध बेटी है? जियो येयांग ने सिर हिलाया। ड्यूक ने कहा, येयांग, आपके दादाजी आपकी शादी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस पर ध्यान से सोचें। यान परिवार की नींव वास्तव में कमजोर है। यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करने से आपके भविष्य के करियर में बहुत मदद नहीं मिलेगी। इसके विपरीत, यान परिवार को आपके समर्थन की आवश्यकता होगी, खासकर जब से आपके पिता ने मां परिवार का समर्थन किया है और अब जियो येचेन प्रिंस रेजिडेंस के खिताब के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हाल के वर्षों में मां परिवार काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ है और जियो येचेन ने ड्यूक निवास की वैध बेटी से शादी की है। यदि आपके पास आपका समर्थन करने के लिए सक्षम यू परिवार नहीं है, तो मुझे डर है कि आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। जियो येयांग मुस्कुराया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद दादा। मुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं यू परिवार के समर्थन की आवश्यकता के बिना अपने लिए लड़ूंगा। यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी वह है जिससे मैं वास्तव में शादी करना चाहता हूँ, स्थिति या पद की परवाह किए बिना। ड्यूक ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है? जियो येयांग ने सिर हिलाया, वह जानती है। यह सुनकर ड्यूक ने निर्णायक रूप से विषय बदल दिया और जियो येयांग को पीने और खाने के लिए आमंत्रित करना जारी रखा। जब जियो येयांग ने ड्यूक का निवास छोड़ा, तब तक चंद्रमा पहले से ही आकाश में था। जियो येयांग ने अपनी छाती से एक लाल चैलेडोनी मंदारिन बत्तख की अंगूठी निकाली और उसे देखा। वह जानता था कि इस बार दाव हुआ जाने का सबसे अच्छा अवसर नहीं था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को यान निवास की ओर बढ़ते हुए पाया। यान निवास के बाहर डेफू और देशों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा जब उन्होंने अपने मालिक को यान परिवार के आंगन की दीवार को घूरते हुए देखा। डेफू ने धीरे से बुदबुदाया, मास्टर दीवार पर चढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है ना? देशों की आंखें चौड़ी हो गईं, यह नहीं हो सकता। मालिक कभी भी इतना अनुचित काम नहीं करेगा। डेफू मन ही मन हंसा। जब मिस यान की बात आती है, तो मास्टर अपने सभी सिद्धांतों को ताक पर रख सकते हैं। देशों ने एक पल के लिए दूर के चौकीदार की आवाज सुनी। अब लगभग 9 o'clock बज चुके हैं।
मिस यान को पहले से ही सो जाना चाहिए। भले ही मास्टर दीवार पर चढ़ जाए, फिर भी वह किसी को नहीं देख पाएगा। क्या होगा अगर आप जाएं और मास्टर को सुझाव दे कि हम अभी लौटे और कल वापस आएं? डेफो ने देशों पर तिरछी नजर डाली, तुम उसे बताने क्यों नहीं जाते? जब वे बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जियो येयांग ने अचानक एक मुर्गे की टांग को दीवार की ओर फेंक दिया, फिर उसके खिलाफ झुक गया जैसे कि उस पर कोई जादू हो। इस बीच दाओहुआ मंडप में दाओहुआ ने अभी अभी कपड़े धोए थे और अपने बाल सुखाकर बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने अचानक आंगन में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि बीशी कुत्ते शियाओई को शांत करने की कोशिश कर रही है। क्या बात। बीशी को पसीना आ रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। जियाओई थोड़ी देर पहले ठीक था, लेकिन फिर उसने अचानक उछलना और भौंकना शुरू कर दिया। कुछ भी उसे शांत नहीं कर रहा है। दाओहुआ ने पास आकर डॉग शियाओई के सिर पर हाथ फेरा। बहुत देर हो गई है, जल्दी करो और सो जाओ। कुत्ते जियाओई ने दाओहुआ की स्कर्ट के हेम को अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। दाओहुआ हैरान था, जियाओई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बी शी ने अनिश्चित रूप से सुझाव दिया, क्या वह महिला को कहीं ले जाना चाह रहा होगा? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? दाओहुआ ने पूछा। जब वह आंगन से बाहर डॉग शियाओई का पीछा कर रही थी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जल्द ही वे आंगन की पिछली सड़क की दीवार पर पहुंचे। छाल, भौंक, भौंक। आंगन की दीवार के बाहर जियो येयांग अनिश्चित था कि उसके कार्य प्रभावी होंगे या नहीं। उसने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी और उसकी आंखों में परमानंद की झलक दिखी। फिर एक छलांग में वह दीवार के ऊपर था। जियो येयान की अचानक उपस्थिति देखकर दाओहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। चांदी की चांदनी के नीचे दीवार के नीचे की लड़की धुंधले प्रभामंडल में लिपटी हुई थी। उसके लाल होंठ आश्चर्य से थोड़ा अलग हो रहे थे, उसकी नम बादाम आंखें झिलमिला रही थी और उसके कमर तक लंबे बाल स्याही साटन की तरह लटक रहे थे, सुंदर जैसे कि वह किसी पेंटिंग की कोई आकृति हो। दीवार पर काले कपड़ों वाला आदमी तब तक लड़की को घूरता रहा जब तक कि उसकी डांटती आवाज ने उसे जगा नहीं दिया। जियो येयांग, आधी रात हो गई है और ठीक से सोने के बजाय तुमने मेरे घर की दीवारों पर चढ़ना चुना। दाओहुआ को चौड़ी खुली आंखों से देखते हुए जियो येयांग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। बस कुछ कहने ही वाला था कि उसने किसी को तेजी से आंगन के भीतर आते हुए सुना और वह जल्दी से दीवार से नीचे उतर गया। वहां कौन है? यह हम हैं। ओह, यह लेडी मैनमैन और लेडी बिशी हैं। आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं? कुत्ते शियाओई का पेट खराब है और मिस उसे टहलाने ले जा रही है। गश्त कर रही बुढ़िया दाओहुआ को देखकर रुक गई, पास नहीं आई, बस दूर से झुकी, हंसी और पीछे हट गई। दाओहुआ ने उनके चले जाने तक इंतजार किया, फिर अंत में राहत की सांस ली और दीवार की ओर देखने लगा। अब तक दीवार पूरी तरह खाली हो चुकी थी। जियो येयांग, दाओहुआ ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा और दीवार की ओर धीमी आवाज में कई बार पुकारा, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गया। दाओहुआ ने भौहें सिकोड़कर गुस्से से कहा, फिर से मेरे साथ चाल चल रही है। जैसे ही वह फिर से चिल्लाने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर पंजों के बल खड़ी होने वाली थी, पीछे से दो मजबूत भुजाओं ने उसे कसकर गले लगा लिया। जियो येयांग, दाओहुआ ने उसकी कमर पर कसकर हाथ मारे और झुंझलाहट और गुस्से के मिश्रण में गुनगुनाया। जियो येयांग ने दाओहुआ के खुले बालों में अपना सिर छिपा लिया, मनमोहक खुशबू को गहराई से महसूस किया और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, अगर मैं अभी चला गया होता तो क्या आप निराश होते? दाओहुआ ने गुस्से में कहा, अगर तुम चले गए थे तो ऐसा ही हुआ। मैं बस वापस सोने ही वाला था। उसके दिखावटी व्यवहार को देखते हुए जियो येयांग ने अपना सिर झुकाया और तेजी से उसके गुलाबी गालों पर कई चुंबन जड़ दिए। दाओहुआ ने जियो येयांग को तिरछी नजर से देखा, उसकी पकड़ ढीली कर दी और उसकी ओर मुड़ गया। जियो येयांग ने अपनी बाहें ढीली कर दी, लेकिन फिर भी उसे अपनी पीठ के निचले हिस्से में आसानी से पकड़ रखा था। दाओहुआ, जियो येयांग, आप दिन पर दिन अधिक सक्षम होते जा रहे हैं, अब दीवारों पर भी चढ़ने में सक्षम हो गए हैं। जियो येयांग ने अपने कानों के पीछे अपने गालों के बालों को ब्रश किया, फिर धीरे से मुस्कुराए, अभी भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, और मैं भविष्य में उन्हें एक एक करके तुम्हें दिखाऊंगी। दाओहुआ ने अपनी नाक सिकोड़ ली और अपने हाथ से हवा को हवा दी। शराब की इतनी तेज गंध क्यों है? क्या तुमने पी रखी है? जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, आज रात मैंने अपने दादाजी के साथ बहुत सारी मुलाकातें की। दाओहुआ ने भौहें उठाई, आप ड्यूक निवास गए थे? क्या आपने मिस गुओ को भी देखा था? जियो येयांग ने दाओहुआ के शरीर को बड़ा चढ़ाकर सूंघा, जिससे वह दाएं बाएं चकमा खा गई। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे थोड़ी खटास की गंध क्यों आ रही है?
क्या तुम्हें जलन हो रही है? दाओ हुआ ने जियो येयान को दूर रखने के लिए उसकी छाती पर धक्का दिया और सख्ती से कहा, मैं ईर्ष्यालु किस्म का नहीं हूं, मुझे मसालेदार पसंद है। जियो येयांग ने दाओ हुआ की नाक पर प्यार से चुटकी ली। हाँ, तुम वास्तव में मेरी छोटी मिर्च हो। दाओ हुआ ने जियो येयान का हाथ थप्पड़ मारकर छीन लिया। खत्म हो जाओ, तुम आधी रात को मेरे घर की दीवारों पर क्यों चढ़ाए? जियो येयांग ने अपनी बाहें कस ली और दाओ हुआ को करीब खींच लिया और अपनी प्रियतमा को अपने आलिंगन में लपेट लिया। जियो येयांग ने अपना सिर दाओ हुआ की गर्दन के पिछले हिस्से में दबा दिया। मुझे तुम्हारी याद आई। दाओ हुआ, जो इतनी कसकर पकड़े जाने का आदी नहीं था, अनजाने में छटपटा उठा। जैसे जैसे अप्रैल आया, मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया और नहा धोकर बिस्तर पर जाने के लिए तैयार होते हुए उसने केवल एक हल्की चांदनी सफेद ट्यूब स्कर्ट पहनी। कसकर आलिंगन और उनके शरीर की निकटता ने उसे कुछ हद तक असहज कर दिया। उसे अपनी बाहों में छटपटाता हुआ महसूस करते हुए जियो येयान का शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया और उसने कर्कश आवाज में कहा, अभी भी रहो, हिलो मत। तो फिर, तो पहले मुझे जाने दो। यह महसूस करते हुए कि जियो येयान की सांसें भारी हो रही थी, दाहुआ ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जियो येयांग ने कुछ गहरी सांसें ली और धीरे धीरे अपनी बाहों में गर्म, सुगंधित कोमलता छोड़ी, जिससे दाहुआ की उत्सुक निगाहों के नीचे उसके अखबार के भीतर से लाल अगेट मंदारिन डक रिंग्ज की जोड़ी प्रकट हुई। जियो येयांग की हथेली में मंदारिन डक रिंग्ज को देखते ही दाहुआ की आंखें चमक उठी, रिंग्ज के प्रति एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में एक विशेष भावना रखते हुए। प्राचीन समय में रहते हुए वह पहले से ही उस युग के मानकों के अनुसार शादी करने की तैयारी कर चुकी थी। फिर भी अचानक जियो येयांग ने एक जोड़ी अंगूठियां निकाल ली, जिससे उसकी आधुनिक भावनाएं अप्रत्याशित रूप से फिर से उभर आईं। क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? दाओ हुआ द्वारा शर्म से ये शब्द कहने के बाद जियो येयांग स्तब्ध नजर आया और उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, हमारा विवाह समारोह पहले ही हो चुका है। दाओ हुआ ने चिल्लाते हुए कहा, यह मायने नहीं रखता, यह हमारे बुजुर्गों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अब आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दाओ हुआ के शर्मीले गालों को देखकर जियो येयांग मुस्कुराया, बेशक, मैं तुम्हें प्रपोज करने का इरादा रखता हूं। फिर उसने दाओ हुआ का बायां हाथ पकड़ लिया। वह मादा मंदारिन बत्तख की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाने के लिए तैयार थी। एक पल इंतजार करें। दाओ हुआ ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। जियो येयांग हैरान होकर बोला, क्या हुआ? दाओ हुआ थोड़ा झिझका। वह दाओ हुआ को इतना शर्मीला व्यवहार करते हुए देखकर जियो येयांग को यह मनोरंजक लगा और उसने उसके गाल पर चुटकी ली। यह क्या है? तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। अब और नहीं झिझकते हुए दाओ हुआ ने जियो येयांग की ओर गंभीरता से देखा। जियो येयांग, मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि यदि कोई पुरुष वास्तव में किसी महिला से शादी करना चाहता है तो उसे प्रस्ताव करते समय एक घुटने पर बैठना चाहिए। यह कहने के बाद वह घबराकर जियो येयांग को देखने लगी। सम्मानित लोग केवल स्वर्ग और पृथ्वी और अपने संप्रभुओं और माता पिता के सामने घुटने टेकते हैं। आधुनिक समय में सभी पुरुष घुटने टेकने को तैयार नहीं है। प्राचीन काल के पुरुषों की तो बात ही छोड़ दें। ऊंचे कद से जन्मे जियो येयांग का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गर्वित था और वह वास्तव में अनिश्चित थी कि वह घुटने टेककर प्रस्ताव करने को तैयार होगा या नहीं। जियो येयांग स्तब्ध रह गया। उसने इस तरह के रिवाज के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे चुप देखकर दाओ हुआ ने अपने होंठ भींच लिए। कुछ हद तक निराश महसूस किया, लेकिन यह भी समझ रही थी कि पितृसत्तात्मक विचार अकेले उसके लिए अद्वितीय नहीं थे। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। दाओ हुआ के चेहरे पर निराशा को देखते हुए जियो येयांग इसे सहन नहीं कर सका और पूछा, आपने घुटने टेकने के प्रस्तावों के बारे में कहाँ पढ़ा? इसके पीछे क्या तर्क है? दाओ हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोचा, शायद यह कृत्य सम्मान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव के दौरान घुटने टेकने का साहस रखता है वह ईमानदारी से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा क्या पुरानी कहावत नहीं है, एक आदमी के घुटने सोने की तरह होते हैं, एक बार घुटने टेकना सौभाग्य के बराबर होता है। यदि एक महिला की शादी घुटनों के बल बैठकर की जाती है, तो क्या उसके बाद उसकी देखभाल और सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए? यह स्पष्टीकरण जियो येयांग के लिए नया था। वह थोड़ा झिझका, लेकिन दाओ हुआ की गंभीर आंखों में आशा और लालसा को देखकर वह उसे निराश नहीं कर सका। वह जानता था कि उसकी स्थिति को देखते हुए दाओ हुआ को कुछ चिंताएं और आशंकाएं अवश्य होंगी। यदि वह उसे यह आश्वासन भी नहीं दे सका तो वह भविष्य में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है।
कुछ सोचने के बाद जियो येयांग ने वांग मनमन और बी शी पर नजर डाली, जो तोरण द्वार के नीचे इंतजार कर रहे थे, और दाओ हुआ को कुछ फूलों के नीचे एक एकांत स्थान पर खींचने से पहले आंगन का सर्वेक्षण किया। जैसे ही दाओ हुआ पूछने ही वाला था कि जियो येयांग क्या कर रहा है, उसने उसे अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा। यान यी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस पल में दाओ हुआ को समझ आया कि प्रस्तावों के दौरान कई महिलाएं क्यों रोती थीं। जैसे ही जियो येयांग ने घुटने टेके, दाओ हुआ की आंखों में आंसू आ गए, भावना, आश्चर्य और गहरी मिठास से भर गए। दाओ हुआ को इतना खुश देखकर जियो येयांग के दिल की कोई भी परेशानी तुरंत दूर हो गई। यदि इससे उसके प्रिय को खुशी हुई तो घुटने क्यों नहीं टेके। मुस्कुराते हुए दाओ हुआ ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, मैं करूंगी। दाओ हुआ को अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए देखकर, हालांकि उसके इरादे के बारे में पता नहीं था, जियो येयांग ने खुशी से मैंडरिन डक रिंग को अपनी अनामिका पर डाल दिया। चमकीले सिनेबार अगेट के नीचे दाओ हुआ का हाथ और भी अधिक नाजुक और गोरा लग रहा था। यह उतना ही सुंदर है जितनी मैंने कल्पना की थी। दाओ हुआ को खुशी से अपने हाथ का निरीक्षण करते हुए देखकर जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अब खड़ा हो सकता हूँ? दाओ हुआ ने सिर हिलाया। जियो येयांग के खड़े होने के बाद उसने खेल खेल में दाओ हुआ की नाक थपथपाई। आप, धन्यवाद जियो येयांग। दाओ हुआ ने अचानक जियो येयांग की गर्दन को गले लगाया और तेजी से उसके गाल पर चुंबन किया। उसकी आंखें खुशी से घूम गईं, मुझे यह अंगूठी वास्तव में पसंद है। जियो येयांग स्पष्ट रूप से अचंभित था, क्योंकि यह पहली बार था जब दाओ हुआ इतना आगे था। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। दाओ हुआ ने जियो येयांग के हाथ से दूसरी अंगूठी ली और उसे उसकी बाईं अनामिका उंगली पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुलना करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, यह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, यह सचमुच होता है। धुंधली चांदनी के नीचे सुंदरी की चकाचौंध आंखें मनमोहक लग रही थी। जियो येयांग ने अपना माथा दाओ हुआ के माथे पर दबाया। थोड़ी देर बाद उसे जलन महसूस हुई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसके रसीले, लाल होंठों को पूरी तरह से कैद कर लिया। पहले के विपरीत दाओ हुआ ने इस बार शर्म नहीं की, और जियो येयांग ने उसकी प्रतिक्रिया को महसूस किया, अपने आलिंगन को मजबूत किया, चुंबन और अधिक सशक्त और उग्र हो गया। दाओ हुआ की प्रतिक्रिया ने जियो येयांग को अपनी कुछ आपत्तियों को दूर करने पर मजबूर कर दिया, और उसकी हरकतें पहले की तुलना में बहुत अधिक साहसी हो गईं, और अपनी इच्छाओं को दबाए बिना एक गहरे चुंबन में शामिल हो गया। जियो येयांग ने लगभग लालच से चूमा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके बागे का किनारा जोर से एक तरफ खींचा जा रहा है, साथ में भूसी की छाल भी। जियो येयांग उस चुंबन को समाप्त नहीं करना चाहता था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, इसलिए उसने कुत्ते जियोई को हल्के से लात मारने के लिए अपना पैर बढ़ाया, जो उसके लिबादे को काट रहा था, और उसे घूर कर देखा। हालांकि इससे डॉग जियाओई को और भी अधिक तीव्रता से खींचने का मौका मिला। चीर चोगे के फटने की आवाज आई। यह सुनकर दाओ हुआ चुंबन से थोड़ा चकित हो गई, रुकी और ध्वनि की दिशा की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली। वूफ वफ वफ। कुत्ता शियाओई असंतुष्ट लग रहा था। वह उस जोड़े पर भौंक रहा था जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दाओ हुआ की आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं, और क्षण भर पहले के भावुक चुंबन के बारे में सोचते हुए उसके गाल तुरंत जलती हुई लिपटों की तरह भड़क उठे, और उसने विद्युत रूप से अपने हाथों को गिरा दिया जो जियो येयांग की गर्दन के आसपास थे। उसकी नजरें डरकर झुक गईं। उसकी नजरों से बचते हुए इस दाओ हुआ ने जियो येयांग के दिल में विचारों की लहर दौड़ा दी। जियो येयांग, अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। उसकी आवाज नर्म थी और उसमें चुलबुलापन भी था, जो उसके कानों तक पहुंच गया। जियो येयांग अनिच्छुक लग रहा था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मेरे साथ थोड़ी देर और रुको। वूफ वफ वफ। कुत्ता शियाओई फिर भौंका। यह देखकर दाओ हुआ फिर बोला, जियो येयांग, अगर शियाओई इसी तरह भौंकती रही तो गश्त करने वाली नौकरानियां आ जाएंगी। मुझे जाने दो। वह रुकी, फिर बोली, तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे भी वापस जाकर आराम करना है। जियो येयांग ने दाओ हुआ के गाल और गर्दन को थपथपाया, फिर अनिच्छा से उसे छोड़ दिया और कुत्ते जियाओई की ओर देखा, जिसने उनके क्षण में बाधा डाली थी। अगली बार वह निश्चित रूप से अधिक चिकन पैर लाएगा। शायद वह पेटू कुत्ते को लकवा मार सकता है। जब उसका दिल इतनी जोर से नहीं धड़क रहा था तभी दाओ हुआ ने जियो येयांग की ओर देखा। तुम्हें जाना चाहिए। जियो येयांग मुस्कुराया, आप पहले जाएं, फिर मैं जाऊंगा। दाओ हुआ ने जियो येयांग पर नजर डाली, अब से देर रात को दीवार पर चढ़कर मत आना। जियो येयांग, क्या होगा अगर मुझे तुम्हारी याद आती है? दाओ हुआ रुका, फिर दृढ़ता से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप दीवार पर चढ़कर नहीं आ सकते। अगर कोई देख लेगा तो कौन जानता है कि क्या अफवाह फैल जाएगी।
जियो ये यांग, तुम्हें लगता है कि मुझे देखा जाएगा? तुम मुझे कम आंकते हो। दाव हुआ, जब आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है, आप अपने जूते गीले होने से नहीं बचा सकते। आप दिन के दौरान आ सकते हैं। यदि आप हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे तो मेरे माता पिता विरोध नहीं करेंगे। जियो येयांग ने बुदबुदाया, लेकिन मैं दिन के दौरान तुम्हारे साथ अकेला नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? दाओ हुआ ने जो कहा वह समझ में नहीं आया और जियो येयांग को दोहराने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाते हुए देखा। उसने इसे जाने देने का फैसला किया। देर हो रही है, मुझे वापस लौटना चाहिए और आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। यह कहने के बाद उसने उसकी ओर देखा और वांग मैनमैन और बीशी की ओर चलना शुरू कर दिया, जो तोरण द्वार के पास इंतजार कर रहे थे। कुत्ता शियाओई अपनी पूंछ हिला रहा था और उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, दाहुआ रुक गई, एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी, फूलों की छाया में छिपे जियो येयान की ओर हाथ हिलाया और फिर अपने बाएं हाथ पर सुलेमानी अंगूठी को छूते हुए वह जल्दी से चली गई। जब दाहुआ की आकृति नजरों से ओझल हो गई तभी जियो येयांग ने अपनी नजरें हटा ली। थोड़ी देर तक स्थिर खड़ा रहा और जब वह जाने ही वाला था तो उसकी नजर जमीन पर एक रेशमी कपड़े पर पड़ी। जियो येयांग ने रेशम का कपड़ा उठाया, उसे अपनी नाक के पास रखा और सूंघा, यह जानते हुए कि यह दाहुआ का था। वह मुस्कुराया, उसे सावधानी से मोड़ा, अपनी छाती में छुपाया और फिर दीवार पर चढ़ गया। दाव हुआ मंडप। मिस, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? दाव हुआ अभी कमरे में दाखिल हुई ही थी कि रात की ड्यूटी पर मौजूद गयू ने उसके असामान्य रूप से लाल गालों पर ध्यान दिया। दाव हुआ ने अस्वाभाविकता के संकेत के साथ उत्तर दिया, मैं बाहर टहलने गया था, यह थोड़ा गर्म है। बोलते बोलते उसने एक गोल पंखा उठा लिया और जोर जोर से हवा करने लगी। गयू हाथ में चाय का कप लेकर आगे बढ़ा और उसे थमाते हुए कहा, मिस, आप फ्रेश होने के तुरंत बाद बाहर गई, कृपया सावधान रहें कि आपको सर्दी न लग जाए। दाव हुआ ने चाय ली और एक घूंट में खत्म कर दी, नहीं, मुझे चलने के कारण गर्मी लग रही है। ओह, क्या आप मेरे लिए गर्म पानी का एक बेसिन ला सकते हैं? अपना चेहरा धोने के बाद मुझे बेहतर महसूस होगा। अपना चेहरा धोने के बाद दाव हुआ सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। हालांकि जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी उसने खुद को लंबे समय तक सो पाने में असमर्थ पाया। उसके बाएं हाथ की अंगूठी को देखते हुए जियो येयान के घुटनों पर झुके हुए प्रस्ताव की याद अनायास ही दिमाग में आ जाती थी और उसके होठों पर एक मुस्कान अनियंत्रित रूप से फैल जाती थी। बाहरी कमरे में गुयू ने दाव हुआ को करवट लेते और कभी कभी दबी हुई हंसी के साथ सुना। उसकी आंखों में हैरानी के भाव झलकने लगे। लगता है मिस आज रात बहुत अच्छे मूड में है। इस बीच जियो येयांग अपने निवास पर लौट आया था। तरोताजा होने और बिस्तर पर लेटने के बाद वह भी सो नहीं सका। जब उसने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को देखा तो वह अनायास ही मुस्कुराने लगा और उस शाम दाव हुआ के साथ हुए दृश्य को याद करने लगा। उसने मूल रूप से आज रात अंगूठी देने के लिए यान निवास जाने की योजना बनाई थी। उसने कभी भी इस तरह के सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं की थी। दाव हुआ की पहल और प्रतिक्रिया की स्मृति अब भी उसे रोमांचित करती है। अगर उसे पता होता कि लड़की को अंगूठियां पसंद हैं, तो वह उसे पहले ही एक अंगूठी दे देता। जितना अधिक जियो येयांग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह जागता गया और अपने तकिए के पास रेशम की ओर हाथ बढ़ाते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गंध को ले लिया, जिसमें दाव हुआ की सुगंध थी और उसकी आंखों में तीव्रता के साथ अंधेरा छा गया। उस शाम उसकी बाहों में दाव हुआ के अविश्वसनीय रूप से कोमल और उत्तम शरीर का विचार उसके दिमाग में बेकाबू था। जैसे ही उसने सोचा, उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। देफू दीफू, जो बाहर पहरा दे रहा था, पुकार सुनकर कांप उठा। मास्टर, यह क्या है? मेरे लिए ठंडे पानी की एक बाल्टी लाओ। दीफू ने इसके उद्देश्य के बारे में पूछताछ की, लेकिन जैसे ही यह उसके होठों तक पहुंचा, उसने प्रश्न को वापस निगल लिया और पानी लाने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। 2 चौथाई घंटे बाद जियो येयान को ठंडे पानी के स्नान से बाहर निकलते देखकर दीफू मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में उन लोगों को कोसने लगा जिन्होंने उसके मालिक को शादी करने से रोका। मालिक जल्द ही वयस्क होने वाला है, अपनी ताकत के चरम पर है, और फिर भी वे उसकी शादी में देरी कर रहे हैं। यह बिल्कुल अमानवीय है। बीजिंग, शक्ति और कुलीनता का केंद्र, राष्ट्रीय शोक की अवधि को छोड़कर हमेशा भोज और सभाओं में प्रचुर मात्रा में रहता था। द 20th of April को राजकुमारी हुई जिया का जन्मदिन था और चूंकि यान परिवार हाल ही में बीजिंग आया था, इसलिए अन्य परिवारों के साथ उसका बहुत कम जुड़ाव था, इसलिए वे आमतौर पर आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल नहीं होते थे।
हालांकि पुराने किंग योंग द्वारा पहली बार शेंग पिंग की नवनियुक्त राजकुमारी से मिलने पर दिखाए गए विशेष ध्यान को याद करते हुए राजकुमारी हुईजिया ने यान परिवार के लिए एक कार्ड शामिल किया। राजकुमारी हुईजिया का कार्ड पाकर यान परिवार में हर कोई कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। अफवाह थी कि सम्राट की बहन राजकुमारी हुईजिया के उनके साथ अच्छे संबंध थे, वह शाही परिवार की एक सच्ची सदस्य थी और बीजिंग में सभी परिवारों के बीच एक लोकप्रिय संबंध थी। मैडम ली थोड़ी घबराई हुई थी। राजधानी में आने के बाद यह यान परिवार पहली बार इतने महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होगा और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। खान शिनरान ने, यह जानते हुए कि वह अपने जन्म के परिवार के मुद्दों को लेकर मैडम ली को परेशान कर चुकी है, उसने अपनी छोटी बहनों को एक भोज में शामिल होने के शिष्टाचार सिखाने और बीजिंग में विभिन्न परिवारों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने की पेशकश की, जैसे ही उसे पता चला कि वे राजकुमारी निवास में भोज में शामिल होंगे। मैडम ली ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि हान शिनरान ने दाव हुआ और उसकी बहनों को निर्देश दिया। वह व्यक्तिगत रूप से सिलाई कक्ष के कर्मचारियों की उन कपड़ों को तैयार